चलिए क्लास देखिए, सीरीज चालू है 25 फरवरी 2023, चैप्टर नंबर 1 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और प्रॉपर हैंडमेड नोट्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, कोई बुक एक्स्ट्रा नहीं, कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं, पॉइंट टू पॉइंट करो, प्रॉमिस है बहुत जेन्युइन मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, आ जाओ फिर। तो टॉपिक हो गया हमारा, चैप्टर का नाम रहेगा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ठीक है, और शुरुआत उसकी जानेंगे डेफिनेशन से, क्योंकि ये डेफिनेशन आपको आराम से 1 नंबर का क्वेश्चन बहुत आराम से दे सकती है, बल्कि कभी कभी ये आपको 3 नंबर का क्वेश्चन भी दे देती है। ठीक है, डेफिनेशन एक से ज़्यादा है, लेकिन समझने वाली बात है, समझते हैं इसको और पढ़ते हैं। ठीक है, ओके। ये क्या कहता है, डेफिनेशन की क्या सिखाना चाहते हैं? तो ये कहता है कि इनकम फ्लो फर्स्ट फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड। क्या कहना चाहता है कि भैया सबसे पहले जो इनकम का फ्लो है, यानी कि जो कमाई का साधन है, वो फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है इन द फॉर्म ऑफ अ फैक्टर पेमेंट। किस फॉर्म में जाता है? फैक्टर पेमेंट की फॉर्म में जाता है। एंड देन उसके बाद फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म्स, उसके बाद क्या जाता है, हाउस होल्ड के द्वारा जो पैसा होता है वो किसके पास पहुंच जाता है? वापस से फॉर्म्स के द्वारा, इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये मैं समझा दूंगा क्या है। सच अ फ्लो ऑफ मनी इज नोन एज द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट्स इट, 1 नंबर पक्का गुरु। क्या मतलब है इस बात का? देखो, सबसे पहले हम लोग जाके नौकरी करते हैं तो वो फैक्टर सर्विसेज में आता है। बट 1 महीना नौकरी करने के बाद ये जो कंपनी वाले हमें पैसे देते हैं, उसको जनरली आप फैक्टर पेमेंट के नाम से दिखा सकते हो, क्योंकि फैक्टर पेमेंट के अंदर ये जो सैलरी मिलना होता है उसी का एक हिस्सा है। तो फर्म्स हाउस होल्ड सेक्टर को सबसे पहले पैसा देती हैं फैक्टर पेमेंट के थ्रू। उसके बाद वही हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदने के लिए सारा का सारा पैसा खर्च कर देते हैं, या फिर कुछ बचा लेते हैं, कुछ खर्च कर देते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे, और वो पैसा वापस से किसके पास चले जाता है? फर्म्स के पास। इसी फ्लो को कहा जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। दैट्स इट। डाउट होंगे कमेंट करना, कॉल करना, मैसेज करना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, डाउट्स भी होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट वो आपको पढ़ा रहा फेसेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस साल 2022 और 2023 का जो सैंपल पेपर है उसके अंदर ये क्वेश्चन 1 नंबर के अंदर आया हुआ है। और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं क्या है, उन्होंने इन जगहों को फिल इन द ब्लैंक्स में डाल रखा है, बस और कुछ नहीं है जी। जैसे मान के चलो प्रोडक्शन फेस है, पहले बात कर लेते हैं कि हमारी इकोनॉमी के अंदर 3 फेस होते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के 3 फेस होते हैं। सबसे पहला होता है प्रोडक्शन फेस, यानी कि सबसे पहले हम लोग जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग होते हैं, जब इनकी कंपनियों में जा जाके नौकरी करते हैं तो हम उनकी जाके प्रोडक्शन पूरी करते हैं, यानी कि चीज़ें बनाई जाती हैं। ठीक है, प्रोडक्शन हो जाती है। उसी प्रोडक्शन फेस को जनरेशन ऑफ इनकम के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर मान के चलो जी, जानकारी होनी चाहिए कि प्रोडक्शन फेस ही जो है वो जनरेशन ऑफ इनकम भी है, ये इसका दूसरा नाम है। ठीक है, उसके बाद वो दूसरा फेस कौन सा हो जाता है? इनकम फेस। ठीक है, तो जो भी आपने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, ये फैक्टर पेमेंट, ये इनकम फेस है। ठीक है जी, अब आगे आ जाओ। तो ये जो हमारा इनकम फेस है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम के नाम से भी जानते हो, तो पहले में आप प्रोड्यूस करोगे, दूसरे बेस में आपको क्या मिल जाएगी? इनकम मिल जाएगी। और तीसरे फेस में आप क्या कर दोगे? उस पैसे को खर्च कर दोगे, जिसको कहा जाता है डिस्पोजिशन ऑफ इनकम। इस साल के सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन सिर्फ यही जो डायग्राम बना हुआ इसी तरीके से 1 नंबर का दे रखा है। ठीक है, जिसमें ये शब्द जो हैं एक तरीके से गायब कर रखे हैं, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। बल्कि मैं आपको और आगे बता दूं कि यही तीनों ये लिखे हुए ना, जो फेसेस लिखे हुए हैं, यही तीनों फेसेस आने वाले चैप्टर नंबर 4 में आपके प्रैक्टिकल्स क्वेश्चन बनेंगे। जो नेशनल इनकम के प्रैक्टिकल्स होते हैं ना, वो यहीं से मिलने वाले हैं। ठीक है, चलो। अब होता क्या है कि जब आपको ये फेसेस ऑफ, जब इसकी डेफिनेशन पढ़ाई जाती है, यानी कि जो फेसेस आपको पढ़ाए गए हैं अभी सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के, उसके अंदर भी एक डेफिनेशन तैयार होती है, और आमतौर पर स्कूल के अंदर टीचर्स इन्हीं को रटवाते हैं। तो ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की ये वाले डेफिनेशन याद करें या फिर ये वाले डेफिनेशन याद करें। तो भैया बोर्ड के अगर हिसाब से बताऊं तो एक कॉपी को चेक करने के लिए आपको 5-5 टीचर्स दिए हुए हैं। वो एक अलग बात है कि चेक एक ही करते हैं, तो उनको ना सारी नॉलेज होती है, वो गवार नहीं होते कि ना जी जो हमने बताया बिल्कुल वही लिखो बेटा, अगर आपने वो नहीं लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता। ठीक है, फील आता है। ऊपर वाले डेफिनेशन आसान है, बाकी इसको भी पढ़ लेते हैं। इट रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम। देख रहे हो, जनरेशन ऑफ इनकम शुरुआत हो गया फर्स्ट फेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। तो पहले वाले फेज में क्या कहता है कि ये एक ऐसा चक्र है जहां पे आप इनकम जनरेट करते हो प्रोडक्शन प्रोसेस के थ्रू। इट्स डिस्ट्रीब्यूट अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड फाइनली, उसके बाद क्या होता है, फिर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हो। देख रहे हो, डिस्ट्रीब्यूशन वाली बातें आ गई है ना। तो डिस्ट्रीब्यूट करते हो, यानी कि उस पैसे को जो इन लोगों की सैलरी वैली जो भी बनती है इन लोगों को दिया जाता है
इट्स डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फाइनली क्या होता है, इट्स सर्कुलेट फ्रॉम हाउस होल्ड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यही है भाई साहब, पहले तो कमाओ, फिर पैसा मिले, फिर उसको खर्च कर दो, ठीक है। और भाई बैकग्राउंड में मत जाना, लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, सही है, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय देम, तो ये वाले डेफिनेशन भी अगर आप लर्न कर लेते हो तो भी एक नंबर के लिए जेन्युइन है। उसके अलावा अगर आप ये वाले डेफिनेशन लर्न कर लेते हो तो भी ये आपके एक नंबर के लिए एकदम सॉलिड है, मतलब कोई दिक्कत नहीं, कोई सी भी पढ़ो, ठीक है। तो ये बात हुई इसकी डेफिनेशन के ऊपर, ठीक है। अब उसके बाद वो हमें पढ़ाना चाहेगा कि भैया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के आपके प्रकार कितने होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं। उसका बहुत सिंपल सा जवाब है कि 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक का नाम है रियल फ्लो और दूसरे का नाम क्या है, मनी फ्लो है। अब ध्यान रखना कि चैप्टर इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, ज़्यादा परेशान नहीं होते। तो अभी तक अगर कुछ पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, या तो इस डेफिनेशन को याद करो, ठीक है, या फिर इस डेफिनेशन को याद करो, और इनको ध्यान रखो क्योंकि इस साल सैंपल पेपर ने ये 1 नंबर में पूछा है। बहुत बढ़िया, 1 नंबर तैयार हो गया, ठीक है। उसके बाद जो ये आपका पहला फ्लो है रियल फ्लो और दूसरा है मनी फ्लो। देखो नाम से पता चलता है, मनी फ्लो में जब मनी इन्वॉल्व हो जाएगी तो मनी फ्लो, और जहाँ पे मनी इन्वॉल्व ना हो वहाँ पे क्या हो जाएगा, रियल फ्लो। इसीलिए रियल फ्लो का दूसरा नाम क्या है, फिजिकल फ्लो है, और मनी फ्लो का दूसरा नाम क्या है, नॉमिनल फ्लो है। तो एक डिफरेंस में तो आप इनका ये वाला नाम भी याद रख सकते हो। रियल फ्लो के अंदर गुड्स और सर्विसेज को इंक्लूड किया जाता है, और मनी फ्लो के अंदर सिर्फ मनी का जो लेन देन होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। और यही इनका मीनिंग है। ये मीनिंग क्या है, इट इज़ द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड, चेक करो। इट इज़ द फ्लो ऑफ मनी बिटवीन द फर्म्स एंड हाउस होल्ड, ये भी चेक करो। तो ये डिफरेंस आपको, या तो देखो वैसे तो अगर पूछोगे तो 1 नंबर में पूछ लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर भैया हम क्यों रिस्क कर लें, ये 1 नंबर या 3 नंबर कोई समय भी तो पूछ सकता है, ठीक है। तो ये हुए आपके टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चलो नेक्स्ट पढ़ने पे आते हैं, ठीक है। कॉल कर लो अगर कोई डाउट है तो, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट पे आ जाओ। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी, और साफ साफ लिखा हुआ विदाउट फाइनेंस मार्केट। रीज़न ये है कि सीबीएसई वाले जो बच्चे हैं उनको विदाउट फाइनेंस मार्केट ही पढ़ाया जाता है। सिलेबस थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड है, पावर बूस्टर एग्जाम में नहीं पूछता, ठीक है। तो ये जो अभी आपने डेफिनेशन पढ़े, उसी डेफिनेशन को ये लोग इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये 2 सेक्टर इकोनॉमी है, और ये भी कभी कभी 3 मार्क्स में आराम से पूछा जाता है विद डेफिनेशन, ठीक है। भैया आज ही बेच लेगा सारा, चलो ठीक है। तो यही 3 मार्क्स का क्वेश्चन बन जाता है विद डेफिनेशन। डेफिनेशन ऑलरेडी पढ़ा दी गई है। बात करते हैं कि व्हाट इज दिस अ 2 सेक्टर। सीधी सी बात है, पहले मैं आपको बता दूं, हमारी इकोनॉमी के अंदर ना 4 सेक्टर है। मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर जो 4 सेक्टर हैं उसमें से 2 सेक्टर आपके सामने हैं, हाउस होल्ड और फर्म्स। कौन कौन से हैं 4 बताऊंगा अभी, लेकिन उनमें से 2 ये हैं, ये हाउस होल्ड है और दूसरा क्या हो गया, फर्म्स। अभी बस इतनी सी बात को ध्यान रखो, क्योंकि यही जो चित्र आपका बना रखा है थोड़ा सा डिजाइनिंग कर देना तो आपको 3 नंबर तक ही दिला देगा। सबसे पहले क्या होता है कि जो हमारा हाउस होल्ड सेक्टर वाला व्यक्ति होता है, ठीक है। मैं एक छोटी सी ना कहानी बताता हूँ, कहानी सुनो। मान के चलो कि हम हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग हैं, जो हम घरों में रहते हैं, हम और आप जैसे लोग, हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है कि जी हमें अब गर्मी आ रही, कूलर चाहिए, सही है। अब होता क्या है कि हम जैसे ही बंदों में से एक बंदा निकला कि यार अगर मैं इनकी कूलर की ज़रूरत पूरा कर दूं तो मुझे मेरा पैसा मिल जाएगा, मतलब मैं इनसे कमा लूँगा और इन लोगों को कूलर मिल जाएगा। तो क्या करा कि मान के चलो मैंने कहा जी मैं आपकी कूलर की ज़रूरत को पूरा करने वाला हूँ, लेकिन मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। वो चीज़ें होंगी कि मुझे तो जगह चाहिए जहाँ पे मैं अपना ये वाला काम शुरू कर सकूँ, जहाँ मैं कूलर बना सकूँ। मुझे कुछ लोगों की आवश्यकता होगी जो मेरे साथ काम कर सकें। मुझे कुछ पैसा चाहिए होगा जिससे मैं चीज़ें खरीद सकूँ और बना सकूँ, और ये काम तो मैं कर ही रहा हूँ, ठीक है। प्रॉफिट होगा तो मैं रख लूँगा जी, लॉस होगा तो भी मेरा। तो इसको कहा जाता है फैक्टर सर्विसेज। तो यानी कि होता क्या है कि हमारा हाउस होल्ड सेक्टर ही, ये जो है ना इंडस्ट्रीज वाले नोएडा वोएडा, ये हम लोगों की वजह से बने हुए हैं, इनके खुद के कोई वजूद नहीं है, ध्यान रखना। तो सबसे पहले हाउस होल्ड सेक्टर फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है किसको, फर्म्स को, ठीक है। और ये आपका फेस नंबर 1 था, चेक करो, यही तो था फेस नंबर 1, ठीक है। जहाँ पे आप अपने ही घर की लैंड देते हो इस्तेमाल करने के लिए, लेबर हमारे यहाँ से लोग जाते हैं, पैसा हम लोगों का वहाँ मार्केट में लगा हुआ किसी न किसी तरीके से, और एंटरप्राइज को हम जैसे लोग ही तो हैं जो बिजनेस कर रहे हैं, वहाँ जाके फॉर्म्स वाले बन जाते हैं, वो हम जैसे लोग हैं, टेंशन की बात नहीं है। होता क्या है कि सबसे पहले आप अपने फेस नंबर 1 को पूरा करते हुए फैक्टर सर्विसेज देते हो, और ध्यान रखना इन्हीं के दम पे आप प्रोडक्शन भी कर पाते हो,
अगर ये ना हो तो प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है किसी भी चीज़ की। ओके नेक्स्ट, जब ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं और प्रोडक्शन हो जाती है, उसके बाद ये जो फर्म है ये क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट, ये क्या करती हैं, फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड करवाती हैं किसको, हाउस होल्ड सेक्टर को। अभी एक छोटा सा डिफरेंस मैं और बताऊंगा, जिन लोगों ने ज़मीनें दी थी उनको रेंट दे दिया, जो लेबर की तरह काम कर रहे थे उनको वेजेस या सैलरीज दे दिया, जो कैपिटल जिन्होंने हमें दिया था उनको ब्याज मिल गया, और क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिल गया, प्रॉफिट या फिर लॉस, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, पैसा लोगों के हाथ में आता है, ये फेस नंबर 2 है, चेक करो पैसा बट रहा है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि जो हाउस होल्ड सेक्टर वाले लोग हैं, अब इन्हें चाहिए गुड्स एंड सर्विसेज, और वो किसके पास हैं, फर्म्स के पास हैं। तो ये अपना पैसा खर्च करते हैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के नाम पे, कि जो जो जहाँ जहाँ आपकी ज़रूरत की चीज़ों में पैसा खर्च होता है वो अपनी उस कमाई को, जिसकी जैसी कमाई, वो उसको गुड्स एंड सर्विसेज में खर्च कर देता है, और ये लोग बदले में इनको क्या देते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज दे देते हैं। ठीक है, तो ये है टू सेक्टर इकोनॉमी। अगर इसको सेम भी बना दे तो बस ऐसा कर देना, इस पर यहाँ से ऐसे चित्र बना देना, ठीक है, फिर इसका यहाँ से ऐसे चित्र बना देना, फिर इसका यहाँ से ऐसे चित्र बना देना, और फिर इसका यहाँ से ऐसे चित्र बना देना, ऐसे एक डिज़ाइन सा बना दो, डेफिनेशन लिख दो, काम बन गया। ठीक है, तो डेफिनेशन दो जो तरीके से पढ़ाई गई थी, एक डेफिनेशन पढ़ाई गई थी इसको और इसको ध्यान में रखते हुए, डेफिनेशन नंबर 1, और डेफिनेशन 2 क्या पढ़ाई गई थी, फेज नंबर 1, फेज नंबर 2, और ये होता भाई फेज नंबर 3, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वाला। तो देख लो, है तो सिलेबस का हिस्सा, मार्क्स तो दोनों में मिलने वाले हैं, कटेगा कोई से में नहीं। ठीक है, ये वाली बात आई। उसके अलावा मैं आपको एक छोटी सी बात और बता दूं, पैसे की बात कहाँ कहाँ हो रही है। ये जो रेंट वगैरह है ये है आपका मनी फ्लो, ठीक है जी। ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है ये आपका क्या है, मनी फ्लो, सही है। ये जो फैक्टर सर्विस है ये आपका रियल फ्लो है, और जो गुड्स एंड सर्विसेज है ये आपका रियल फ्लो है। तो एक ही टू सेक्टर इकोनॉमी में जहाँ पे फाइनेंस मार्केट काम ही नहीं कर रहा, आपको आपकी डेफिनेशन, आपके टाइप्स, उसके कितने प्रकार की होती हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है, टू सेक्टर इकोनॉमी, सब कुछ एक ही सिंगल पैकेज में मिल जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद यहाँ पे वो पढ़ाता है एक एक नंबर की एक दो चीज़ें और पढ़ाता है, जैसे कि भैया उसने कह दिया कि ओपन इकोनॉमी क्या होता है। ये क्वेश्चन एक नंबर के प्रोस्पेक्टस से अच्छा है, और एक क्वेश्चन ये बन जाता है, ये भी एक नंबर लायक है, कि आपकी क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो ओपन इकोनॉमी के लिए वो कहता है कि एक ऐसी इकोनॉमी जिसका इकोनॉमिक रिलेशन होता है पूरे वर्ल्ड के साथ। जैसे कि आप इंडिया को ले लो, इकोनॉमिक रिलेशन का क्या मतलब होता है, जब आप किसी दूसरे देश के साथ चीज़ें खरीदते भी हो, बेचते भी हो, उन्हें सर्विसेज देते भी हो, सर्विसेज लेते भी हो, ठीक है, तो उसको ऐसी इकोनॉमी को क्या बोलते हैं, ओपन इकोनॉमी। तो देखो डेफिनेशन वाइज याद रखते हो, तो इज एन इकोनॉमी विच हैज़ इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जब आपके इकोनॉमिक रिलेशन होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ तो आप ओपन इकोनॉमी होते हो, और जब आपका कोई भी रिलेशन नहीं होता, वैसे आजकल ऐसे बहुत कम देश रह गए जो दूसरे देशों के साथ संपर्क ना करें, तो क्लोज्ड इकोनॉमी क्या है, इज एन इकोनॉमी विच हैज़ नो इकोनॉमिक रिलेशन विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। एग्जाम्पल के लिए आप ब्राज़ील ले जाकर, ब्राज़ील को एट लीस्ट कम, भाई बहुत कम हैं जो ये लोग दूसरे देशों के साथ जो है संबंध रखते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद जो मैंने आपको बताई थी कि हमारे इकोनॉमी के 4 सेक्टर हैं, आ जाओ 3 तो लिख रहे, एक पहले पन्ने दूसरे वाले पन्ने पे होगा। ठीक है, ओके। सबसे पहला सेक्टर कौन सा, हाउस होल्ड सेक्टर। ये हाउस होल्ड सेक्टर वो है जिसमें एक आम व्यक्ति रहता है, और हाउस होल्ड सेक्टर के अंदर कौन कौन चीज़ें होती है, इट इंक्लूड कंज्यूमर। कंज्यूमर कौन होता है, जो चीज़ों को कंज्यूम करता है, यूज़ करता है, और गुड्स एंड सर्विसेज, एंड ऑल्सो द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं को फैक्टर सर्विसेज भी कहा जाता है। ठीक है, ये है हाउस होल्ड सेक्टर। हम जैसे आप लोग कंज्यूमर भी हम हैं, फैक्टर प्रोडक्शन के मालिक भी हम हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है, दूसरा कौन सा सेक्टर है, प्रोड्यूसिंग सेक्टर। ये लोग वो हैं जो चीज़ों को प्रोड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज, और यही लोग फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कराते हैं, यही लोग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। थर्ड वन, हमारी भारत सरकार, गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर की अगर पहचान करनी है तो दो तरीके से करो, कि एक तो ये एज अ वेलफेयर एजेंसी की तरह काम करती है, एज अ वेलफेयर एजेंसी टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस एंड अदर सर्विसेज ऑफ पब्लिक वेलफेयर। आम जनता के लिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करा हुआ है, और लॉ एंड ऑर्डर ही ना हो तो कौन किससे डर रहा है भाई। ठीक है, डिफेंस कितना ज़रूरी है,
ठीक है। इस साल का जो बजट पास हुआ देख रहे हो, कितना तगड़ा डिफेंस बजट निकाला उन लोगों ने। या फिर और ऐसी कोई भी सर्विस जो आम जनता के भले के लिए होती है, वो गवर्नमेंट खुद से करती है। और गवर्नमेंट एज अ प्रोड्यूसर भी कार्य करती है। जब उन्हें लगता है कि कुछ काम प्राइवेट सेक्टर पे नहीं छोड़े जा सकते, तो खुद ही शुरू कर दो। तो इसका मतलब है कि ये एक तरह के कंज्यूमर की तरह भी काम कर सकते हैं और एक तरह के प्रोड्यूसर की तरह भी काम कर सकते हैं, ठीक है। डिस्कस होगा तो 1 नंबर में होगा, इससे ज़्यादा डिस्कस नहीं होगा। बाकी कॉन्टैक्ट अस। नेक्स्ट आ जाओ जी। यहाँ पे लास्ट सेक्टर आपका फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर का क्या मतलब है? विदेश। जो शब्द इस्तेमाल होता है वो यही है, जिसके साथ या तो आप इंपोर्ट करते हो, यानी कि उनसे ख़रीदते हो कुछ, या फिर उनको क्या करते हो, एक्सपोर्ट करते हो, उन्हें कुछ चीज़ें बेच देते हो। सही है, 4 सेक्टर हो गए। अभी तक क्या पढ़ा? डेफिनेशन पढ़ी 2 तरीके से, ठीक है। फेसेस पढ़े, 1 नंबर का क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल पेपर में गिवन है। उसके अलावा आपको उसने क्या गिवन दिया है? उसने बोला है कि 2 टाइप के फ्लो होते हैं, रियल फ्लो और मनी फ्लो। उसके बाद हमने क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया कि 2 सेक्टर मॉडल क्या है, 2 सेक्टर इकोनॉमी क्या है, और उसमें सारी चीज़ें हमने कवर कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ लिया? ओपन और क्लोज्ड इकोनॉमी। और फिर हमने क्या पढ़ लिया? हमारी इकोनॉमी के 4 सेक्टर्स, ओके। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 नंबर के क्वेश्चनों की ना जाने कितनी बार बाहर लगा चुका है, बल्कि यही नहीं, आने वाले चैप्टरों में भी इसकी इन शब्दों का इस्तेमाल होता रहता है कि जी ये स्टॉक है और ये फ्लो है। स्टॉक होता क्या है, एग्जाम्पल से बात करेंगे और डिफरेंसेस भी इनका पढ़ने वाले हैं। तो स्टॉक वेरिएबल रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड, मेन बात क्या देख रहे हो, ब्लैक पेन से लिखी हुई है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। जब आप किसी चीज़ को एक फिक्स टाइम पे, एट अ पर्टिकुलर टाइम पे, एकदम जेन्युइन कीजिए यही टाइम था, एग्जैक्ट टाइम पे जब किसी चीज़ को नाप लेते हो, वो स्टॉक कहलाता है। और फ्लो का क्या है? ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, जब किसी चीज़ को मेज़र करने में आपको वक्त लगे, सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक, ठीक है, लगे रहो, पढ़ते रहो भाई, ठीक है। तो फ्लो वेरिएबल्स रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको वक्त लगे, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, जब आपको टाइम ट्रैवल करवाना पड़ जाए, तो वो क्या कहलाता है? फ्लो कहलाता है। एग्जाम्पल्स के ऊपर भी बात करेंगे, बल्कि पूरा का पूरा डिफरेंस लो यार, ठीक है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है? स्टॉक के लिए एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं और फ्लो के लिए ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। कहा जाता है कि ये फिक्स्ड कंसेप्ट होता है, इसके लिए स्टैटिक कंसेप्ट बोला जाता है। इसका जो नेचर होता है, मैंने कहा ना, एक फिक्स टाइम, जेन्युइन फिक्स टाइम की वो बात करता है। और डायनामिक कंसेप्ट, ठीक है, ये वो डायनामिक नहीं है, ठीक है। ये डायनामिक कंसेप्ट का मतलब है यहाँ पे टाइम थोड़ा सा ट्रैवल करता है। टाइम ट्रैवल क्या करता है? टाइम डायमेंशन की बात करें तो डज नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, वक्त ही नहीं है भाई के पास। हैज़ अ टाइम डायमेंशन, हम जैसे लोग हैं, ठीक है। हैज़ अ टाइम डायमेंशन एंड मेजर इट्स मैग्नीट्यूड। आप यहाँ पे वक्त की भी बात करते हैं, फालतू का बहुत वक्त है, हम जैसे ठाली लोग भी यहाँ पड़े हुए हैं, और आप उस वक्त को मेज़र भी कर सकते हो। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को नाप भी सकते हो। फिक्स की क्या नापोगे यार, जो है सो है, यहाँ होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं बात करूँ तो मैं इन एग्जाम्पल्स को नहीं लेते हूँ, मैं बात कर रहा हूँ, अभी हमारी फरवरी चल रही है, ठीक है। मैं बोलता हूँ जी 25 फरवरी को कितने बच्चे पैदा हुए। 25 फरवरी एक फिक्स दिन की बात हो रही है, तो ये स्टॉक कंसेप्ट है। फिर मैंने बोल दिया पूरे 1 फरवरी है, पूरे फरवरी में कितने बच्चे पैदा हुए, तो 1 फरवरी से लेके कहाँ तक, 28 है ना, तो 28 फरवरी तक कितने बर्थ पैदा हुए, मतलब कितने नए बच्चे जो हैं वो उन्होंने जन्म लिया। तो यहाँ पे वक्त ट्रैवल करा, यहाँ पे वक्त ट्रैवल नहीं करना। यहाँ पे आपने फिक्स डे की बात करी है, फिक्स दिन की बात करी है, तारीख की बात करी है, यहाँ पे पूरा महीना उठा लिया आपने। तो ये डिफरेंस या तो आपको 3 नंबर में मिल जाएगा, नहीं तो आप इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्या कर सकते हो। आप इससे रिलेटेड जो आपकी बुक्स होती हैं, उस बुक्स के अंदर जाओ और कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं भाई, 10 20 50 क्वेश्चंस भी अगर दे भी रखे हैं तो कोई बात नहीं, बस उन पर नज़रें घुमानी है। क्या स्टॉक होता है और क्या फ्लो होता है, इस क्वेश्चन को वो 1 नंबर में बहुत आराम से पूछते हैं, और ये मोस्ट रिपीटेबल क्वेश्चंस में से एक है। पास होना है, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आ जाओ, उसके बाद इसका लास्ट बहुत ज़्यादा टॉपिक, इसका चैप्टर डन। ये 1 नंबर के लायक है, ज़्यादा इसमें कुछ डिस्कस नहीं करना, बस इसकी डेफिनेशन से याद करो। 1 नंबर लायक लीकेज है, 1 नंबर लायक इंजेक्शन है। तो लीकेज में वो क्या कहता है कि जो आपका सर्कुलर फ्लो चल रहा है उसमें से आपने पैसा विड्रॉ कर लिया। एग्जाम्पल के तौर पे मान के चलो जी, हमने सर्कुलर फ्लो के तहत 10,000 रुपये की सैलरी कमाई, लेकिन हमने क्या किया कि 10 के 10,000 खर्च ना करके हमने 2,000 रुपये चुप एक गुल्लक में सेव कर लिए। मतलब चलते हुए फ्लो में से 2,000 रुपये निकाल लिए, उस
वो जो निकाल लिए उसको लीकेज कहते हैं। और अगर चलते हुए फ्लो में कुछ और एक्स्ट्रा पैसा इंट्रोड्यूस कर दे कि 10 की जगह 12 खर्च कर रहे हो आप, तो उसको क्या बोल देते हैं, इंजेक्शन। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं जाते, आप इनको सिर्फ अगर एज अ डेफिनेशन जो है लिखा हुआ है 1 नंबर के हिसाब से पढ़ लेते हो तो भी आपको टनाटन मार्क्स मिलेंगे। एंड दिस इज इट, चैप्टर डन। 20 मिनट का चैप्टर है, खत्म हो गया। ये आपको 1 नंबर या 3 नंबर तक का चैप्टर मिलेगा और इसका इस्तेमाल आगे भी होता रहेगा, ठीक है। उसके बाद भी स्टिल को डाउट्स हैं तो कमेंट्स करो, मैसेज करो, कॉल करो, कुछ भी करो, कांटेक्ट करो, जुड़ जाओ हमसे। एंड थैंक यू सो मच।